नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। गैरसैंण के मॉनसून सत्र को लेकर होगी बातचीत। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगेगी। मॉनसून सत्र को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है बैठक। कई महीनों में बेहद खास रहने वाली है। गैरसैंण के मॉनसून सत्र को लेकर भी बातचीत की जाएगी। मॉनसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज अहम बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज की जो कैबिनेट बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो गैरसैंण में जो मानसून सत्र किया जा रहा है उसमें कौन कौन से विधेयक यहाँ पर आएंगे उसको लेकर आज कैबिनेट बैठक में बातचीत होगी, मंत्रियों का मंथन होगा और अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ मंत्रियों को और आने का समय यहाँ पर है, जिसमें सुबोध दुनियाल यहाँ पर आएंगे, सौरभ बहुगुणा यहाँ पर होंगे, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत यहाँ पर आएंगे, सतपाल महाराज यहाँ पर आएंगे। और जिस प्रकार सबसे कुछ देर में बैठक शुरू होगी तो उम्मीद है कि इस कैबिनेट बैठक में जिन लोगों की अपेक्षाएं सबसे ज्यादा जुड़ी है वो राज्य कर्मचारी या फिर विभागों के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या जो संविदा के जो कर्मचारी हैं उनकी उम्मीदें इस कैबिनेट बैठक से ज्यादा जुड़ी है। उनको नियमितीकरण को लेकर अहम फैसला आज की कैबिनेट बैठक में यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में जो 20 सेनानियों की जो आश्रित है उनको लेकर भी आज यहाँ फैसला हो सकता है। जो उनकी जो धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है उसका प्रस्ताव आज कैबिनेट बैठक में आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 100 दिवस पर ये कह सकते हैं कि घोषणा यहाँ पर की गई थी और ये लगातार प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं कि हर राज्य में जो राज्य के जो 20 सैलानी है उनके जो आश्रित है उनको पूरा सम्मान यहाँ पर दिया जा सके। राज्य सरकार उनके साथ यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा जो कई विभागों की सेवा नियमावली है उनमें भी कुछ संशोधन यहाँ पर किए जा सकते हैं। जो गैरसैंण में जो मानसून सत्र हो रहा है उसमें अनुपूरक बजट कितना आएगा, क्या कुछ अनुपूरक बजट में यहाँ पर रहेगा, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर होगा। तो ये कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक कई मायने महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों से भी और राज्य के विकास के लिए भी इस बैठक का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आज सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पर होने जा रही है। जी बिल्कुल। अब है मॉनसून सत्र में किन किन विधेयकों को पास किया जाएगा, आज इस पर भी चर्चा होनी है। तो किन किन विधेयकों पर मुहर लग सकती है आज? जी बिल्कुल, ये कह सकता है कि अभी जो विधेयक यहाँ पर होंगे सबसे बड़ा ये विधेयक कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो अभी तक के जो प्रस्ताव पेंडिंग यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आरक्षण विधेयक अभी राज्य आंदोलनकारियों के जो आरक्षण विधेयक है जो राजभवन से अभी नहीं लौटा है उसमें किस प्रकार की प्रगति यहाँ पर है उसको लेकर यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही सरकार की तरफ से जो अभी निजी भूमियां जो थी उनको लेकर आज कैबिनेट बैठक में यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। या इस मानसून सत्र में जो सरकार की जो अहम घोषणा है कि जो निजी संपत्तियों का नुकसान उपद्रवी तत्व करते हैं उनकी तरफ से जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई यहाँ पर होगी, उनकी जो संपत्तियां होंगी उनको किस प्रकार से लिया जा सकता है ताकि उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर हो, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। कई जो विश्वविद्यालय राज्य में स्थापित हैं जिनका एम्ब्रेला एक्ट में आना अभी संभव नहीं लगता, तो उसको लेकर भी जो काम शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर किया उस पर किस प्रकार से निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है, उस विधेयक में क्या कुछ संशोधन यहाँ पर किया जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि गैरसैंण सत्र में जो विधेयक पेश होंगे और जो अनुपूरक बजट आएगा उसको लेकर भी यहाँ पर मंत्रिमंडल विचार करेगा और कोशिश यही रहेगी कि सभी जो प्रस्ताव है उन प्रस्तावों पर सहमति यहाँ पर बन सके और राज्य के विकास का जो खाका सरकार तय करना चाहती है उसको बनाया जा सके। जी बिल्कुल। अब है कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो क्या कुछ संभावना है?
दीपिका, ये कह सकते हैं कि दिल्ली में लगातार बातचीत वहां पर हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पिछले दिनों दिल्ली गए थे तो दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत यहां पर करी थी। प्रदेश स्तर पर भी कह सकते हैं कि संगठन स्तर की जो वार्ताएं हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो यहाँ पर हो चुकी है और अंतिम फैसला ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये विशेषाधिकार है, अधिकार है कि वो किसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं और किसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, वो मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया जा रहा है। और जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों ही इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार यहाँ पर किया जाएगा और जो पार्टी के विधायक हैं उन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया जाएगा, क्योंकि अभी भी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद यहाँ पर रिक्त हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से उस पर किन मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर की जानी, विधायकों की नियुक्ति यहाँ पर की जानी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस समय बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक है वो सभी आश्वस्त है कि उन्हें जल्द ही कैबिनेट में जगह यहाँ पर मिल पाएगी। जी बिल्कुल, अभय, कैबिनेट बैठक में आरक्षण एक्ट को लेकर भी बातचीत की जाएगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में आरक्षण संबंधी जो विधेयक है, खासतौर पर राज्य आंदोलनकारियों का जो विधेयक उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। इसके अलावा प्रदेश में जो आरक्षण को लेकर जो इसमें बातचीत चल रही है कि जो कई वर्ग ऐसे हैं जिनको आरक्षित श्रेणी में शामिल करने की बात यहाँ पर चल रही है, जो नौकरियों का आरक्षण के लेकर जो बातचीत यहाँ पर होती है उसको लेकर यहाँ पर निर्णय लिए जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ जो विषय है जिस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पूर्व में जो विधेयक सदन से पास कर भेज दिया गया था वो राजभवन अभी भी लंबित है। पिछले 6 माह से विधेयक पर अभी तक ना तो प्रक्रिया पूरी हो पाई है और ना ही किसी तरह का कोई बातचीत उसको लेकर यहाँ पर हो पाई है। राज्य आंदोलनकारी लगातार राज्य सरकार पर दबाव यहाँ पर बना रहे हैं कि उनके जो आरक्षण से संबंधित जो विधेयक है उस पर सरकार अंतिम निर्णय यहाँ पर ले, राजभवन से बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा सके ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके। क्योंकि पूर्व में कह सकते हैं कि राजभवन की तरफ से जब उस विधेयक को वापस लौटाने का काम यहाँ पर किया गया था तो सरकार ने उस पर कुछ संशोधन यहाँ पर किए थे, लेकिन अभी तक उन संशोधनों को मंजूरी यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आरक्षण संबंधी जो विधेयक है उस पर भी अंतिम निर्णय होना है। तो ऐसे में सरकार जब गैरसैंण जा रही है तो गैरसैंण में राज्य आंदोलनकारियों की मूल भावना गैरसैंण से जुड़ी हुई रही है, क्योंकि जब राज्य का आंदोलन लड़ाया गया था तो गैरसैंण मुख्य केंद्र बिंदु यहाँ पर आंदोलन कर रहा था। तो ऐसे आप निगाह बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बैठक में क्या कुछ होता है अहम रहेगा देखना बेहद। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के पंचायत भवनों का बदलेगा नक्शा, भवन विहीन है 780 पंचायतें। दुगनी होगी निर्माण की धनराशि, 20 लाख रुपए से होगा पंचायत भवनों का निर्माण। सीएम धामी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, मार्च 2025 तक कोई भी पंचायत नहीं रहेगी भवन विहीन। सरकार का लक्ष्य सभी पंचायतों का बना हो भवन। तो अब दुगनी होगी निर्माण की धनराशि, 20 लाख रुपए में भवन निर्माण किया जाएगा। अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। तो 20 लाख रुपए से होगा पंचायत भवनों का निर्माण। सीएम धामी ने विभाग के अधिकारियों को ये अहम निर्देश दिए हैं। 2025 तक कोई भी पंचायत भवन विहीन नहीं होगी। खबरों बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड स्थित संस्कृति प्रेक्षागृह में प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन पर गीत यात्रा के 50 वर्ष कार्यक्रम में उनकी रचनाओं पर ललित मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया है। इस अवसर पर उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड लोक सम्मान से सम्मानित कर 2.5 लाख का चेक भेंट किया और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखक ललित मोहन रायल के प्रयासों की सराहना करते हुए पुस्तक को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने वाला कार्य भी बताया है। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उन्हें हिमालय जैसे अडिग व्यक्तित्व वाला देवभूमि का महान सपूत बताते हुए कहा कि नेगी जी के गीत हमें अपने परिवेश के साथ पहाड़ की चुनौतियों से परिचित कराने का कार्य भी करते हैं। उनके गीतों में प्रकृति, परंपरा, परिवेश, विरह, वियोग व व्यथा का जो मिश्रण है
वह हमें अपनी समृद्ध परंपराओं एवं लोक संस्कृति से जोड़ने का कार्य करती है। उनके गीत हमारे विरासत की समृद्ध परंपरा की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी तथा युवाओं को प्रेरित करने का भी कार्य करेगी। देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं। निश्चित हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत दिए हैं और दिल्ली में उनका जाना हुआ था, उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की है। ये मुख्यमंत्री को विवेकाधीन विषय है। मुझे लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए। हमने इस समय पहले भी बातचीत की है और मुझे लगता है जल्दी होगा। खबरों बढ़ते आगे, दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने ली है विधायकों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीनियर नेताओं और विधायकों से तालमेल बनाने के आदेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने व्यवहार में बदलाव करने के आदेश भी दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई अहम निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने विधायकों की यह बैठक ली है, जिसमें कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए हैं। सीनियर नेताओं और विधायकों से तालमेल बनाने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने व्यवहार में बदलाव करने के आदेश भी दिए गए। तो अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने विधायकों की बैठक ली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी चैनल हेड जो है हमारे, वो जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अवनीश, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरीके से अहम बैठक हुई है उपचुनाव में, जहां बद्रीनाथ और मंगलोर में कांग्रेस को जीत मिलती है, उसके बाद ये अहम बैठक और सख्त निर्देश दिए जाते हैं विधायकों को। अवनीश जी, देखिए, बिल्कुल श्रुति, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बैठक जो बुलाई गई थी, आने वाले जो उपचुनाव होना है केदारनाथ का, उसको लेकर थी, और उसके साथ साथ निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने उसको लेकर थी। इन दोनों ही विषय पर निश्चित रूप से विधायकों के साथ जो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उनकी बातचीत हुई। लेकिन खास बात ये रही कि जो पूरी की पूरी बैठक है वो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर ही केंद्रित होती हुई दिखाई दी। सभी जुबान में सीधे तौर पर यह कहा गया कि पार्टी को करण माहरा एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, गुट पार्टी बहुत ज्यादा हावी है, और यही कारण है कि पार्टी इस समय उत्तराखंड में गुटों में कटी हुई दिखाई दे रही है। तो करण माहरा की जो व्यवहार है उसको लेकर इस बैठक में नाराजगी जताई गई। सभी जवाब में ये भी कहा गया कि करण माहरा का जो व्यवहार है उससे पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो तमाम विधायकों ने भी सभी जुबान में ये बात स्वीकार की है, और पार्टी के सामने, यानी पार्टी के जो विधायक हैं वो कैमरे के सामने तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरी 2 से 3 विधायकों के साथ बातचीत हुई है, उनका सीधे तौर पर कहना था कि पार्टी का ध्यान इस समय केदारनाथ सिर पर तो है ही है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार करण माहरा कार्यकर्ताओं या सामान्य एक कार्यकर्ता से कर रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी वहां पर काफी जताई गई है। जी,
बिल्कुल अवनीश जी, जिस तरीके से एक तरफ निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर भी बैठक जारी है, उसके बाद इस तरीके का रवैया कितना अफेक्ट करेगा कांग्रेस को? निश्चित तौर पर नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि पार्टी जब बूथों में बटी होगी तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के अंदर अब जो स्थिति है, तो पुराने लोग हैं वो निश्चित तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट हो। और आपने देखा भी कि पार्टी एक झंडे के नीचे दिखाई दी। जिस तरह से मंगलोर चुनाव जीता गया, उसके साथ साथ बद्रीनाथ सीट भी यहाँ पर कांग्रेस ने जीती है। तो निश्चित तौर पर नुकसान पार्टी को होगा अगर वो बूथों में बटी हुई दिखाई दी तो। लेकिन अब कोशिश ये है कि सब एकजुट हो। लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि करण महाराज के प्रति नाराजगी वहां पर विधायकों ने जताई है। जी बिल्कुल, केदारनाथ सीट के प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा की गई, तो उपचुनाव में किसे प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा? अवनीश जी, देखिए अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं इतना कहूँ कि वहाँ पर जो नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं मनोज रावत हैं, क्योंकि वो पहले वहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनकी दावेदारी बनती है। इसके साथ साथ जो हर्ष सिंह रावत है वो भी अपने दावेदारी जता रहे हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग के विधायक रह चुके हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अलग अलग ग्रुप हैं और अलग अलग कोशिश है कि वो अपने अपने कैंडिडेट वापस उतारे। बिल्कुल अवनीश जी, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखना बेहद अहम होगा कि इस मनमुटाव की स्थिति में कांग्रेस किस तरीके से खुद को फिर से मजबूत करती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते आगे। गैरसैंण में हो रहे सरकार के मॉनसून सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सत्र हमेशा सरकार के तय किए गए बिजनेस पर संचालित होता है, इसलिए जो भी बिजनेस तय किया गया है उसी के आधार पर 3 दिन का सत्र बुलाने का काम किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि एक दिन के सत्र में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए सरकार ने तय बिजनेस के तहत ही सत्र आहूत किया है, जिसमें विधायकों के प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने एक बार फिर भाजपा नेताओं की दिल्ली दौरे को लेकर जुबानी हमला किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के विकास में जरूरी है कि चुनी हुई सरकार 5 साल चले। कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान में भाजपा नेताओं के दिल्ली दौरे व्यक्तिगत स्वार्थ नजर आ रही है, तो बीजेपी नेताओं पर एक बार फिर से जुबानी हमला किया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं छन छन कर, और जिस तरह से तमाम भाजपा के बड़े नेता जो है दिल्ली दौरा लगा रहे हैं और अब अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं तमाम लोगों से, तो ऐसा लगता है कि जैसे तमाम लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो है भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये उनका अपना मामला है, पार्टी का मामला, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हित में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सरकार में आता है तो कम से कम 5 साल उसे रहना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का कोई अपवाद ना हो उसे छोड़कर, तो मैं समझता हूँ कि ये केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को माफीनामा को स्वीकार कर लिया है। भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़ा केस अब बंद किया है। तो सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के माफीनामा को स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा भी किया गया है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने माफीनामा को लेकर पेश हो रहे थे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामदेव
और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के माफीनामा को स्वीकार कर लिया है। भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़ा केस बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को। वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर सेवा के आधार पर विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक मिलेगा। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस के 34 अधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। तो कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कर्मचारी को 34 कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना है। देवभूमि समाचार के लिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।